फ्रेंड्स, मैं हूं जय। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी R1 को हम डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में किस तरह फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स जीएसटी R1 को डिटेल में समझने के लिए हम प्रैक्टिकल, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझेंगे इसको। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधा टॉपिक पर। फ्रेंड्स, मैंने एक पार्टी का जीएसटी लॉगिन कर लिया फ्रेंड्स, और जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए हम जाएंगे जीएसटी R1 पर। फ्रेंड्स, हम जाएंगे ऑनलाइन पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लिक करने के फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ टेबल है। हम प्रत्येक जितनी भी टेबल है सभी टेबल को 1 बाय 1 करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये हमारी जो है टेबल है 4A 4B 6B 6B फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी नील जीएसटी R1 है तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कीजिए, फाइल नील जीएसटी R1 फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद आप फाइल स्टेटमेंट करोगे। आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, आपकी नील की जीएसटी R1 फाइल हो जाएगी। ये केवल उसी केस में करना है फ्रेंड्स जब आपकी सेल का डाटा कुछ भी ना हो फ्रेंड्स। जब आपकी सेल 0 हुई हो पूरे मंथ में और आपकी नील करना चाहते हो तो यहाँ पर नील पे क्लिक करेंगे और फाइल स्टेटमेंट करोगे, पार्टी का ओटीपी लोगे और सबमिट कर दोगे फ्रेंड्स। इस तरह आपकी नील की जीएसटी R1 हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई डेटा है फ्रेंड्स, आपके किसी भी मंथ में, किसी भी पर्टिकुलर मंथ में कोई सेल के बिल कटे हैं फ्रेंड्स, तो आपको नील की जीएसटी R1 फाइल नहीं करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले टेबल को खोलते हैं, टेबल नंबर 4 को ओपन करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, जनरली फ्रेंड्स ये वाली टेबल नंबर 4 जो होती है हमारे उन इनवॉइसेस के लिए होती है जो इनवॉइस हम एक B2B को फ्रेंड्स देते हैं, जो अपना गुड्स हमें एक रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हमारी ये टेबल नंबर 4 होती है। मतलब हम टेबल नंबर 4 में उन बिल को रिकॉर्ड करते हैं जिन बिलों पर जीएसटी नंबर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स ऐड रिकॉर्ड में जाने के बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पर लिखा है B2B SCZ और ये है DE एड इनवॉइस। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं हम क्या क्या बोलते हैं। तो इसमें डेटा डालने से पहले आपको सबसे पहले कुछ ऊपर ये दिखाई दे रहे होंगे कुछ स्टेप्स, मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूं 1 बाय 1। सबसे पहले है डिमीट एक्सपोर्ट्स फ्रेंड्स। तो डिमीट एक्सपोर्ट्स क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आप अपना गुड्स किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स, EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई करते हो फ्रेंड्स, तो वो डिमीट जो है एक्सपोर्ट बन जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपके केस में कोई ऐसी सप्लाई है डिमीट एक्सपोर्ट की, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और उस बिल की सारी डिटेल यहाँ पर डाल दोगे फ्रेंड्स। अदरवाइज नहीं है तो इसको हम अनचेक कर देते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है फ्रेंड्स SCZ सप्लाई विद पेमेंट और SCZ सप्लाई विदाउट पेमेंट फ्रेंड्स। अब SCZ सप्लाई विद पेमेंट और SCZ सप्लाई विदाउट पेमेंट क्या होता है फ्रेंड्स। पहले मैं विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट वाला फंडा समझाता हूँ फ्रेंड्स। यदि आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रेंड्स फर्निश करते हो, LOT अगर आप फर्निश कर देते हो, फिल कर देते हो, ठीक है, तो आपको SEZ सप्लाई विदाउट पेमेंट आप जो है यहाँ पर कर सकते हो, बिल अपना माल जो बेच सकते हो। लेकिन अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOT फर्निश नहीं करते हो तो आपको SEZ सप्लाई विद पेमेंट जो है बिल क्रिएट करना पड़ेगा, माल अपना सप्लाई करना पड़ेगा। इसमें बाद में फ्रेंड्स SCZ सप्लाई विद पेमेंट में बाद में आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, उसका प्रोसीजर अलग है फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आप एक चीज है कि ये आपके हाईलाइट नहीं हो रहे फ्रेंड्स, तो इनको हाईलाइट जब भी होंगे फ्रेंड्स, उसी कंडीशन में हाईलाइट होंगे ये जब आप SCZ सप्लाई के कोई यहाँ पर जीएसटी नंबर डालोगे फ्रेंड्स। अब इसमें एक चीज होता है कि SCZ क्या होता है। SCZ की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्पेसिफाई इकोनॉमिक जोन फ्रेंड्स। गवर्नमेंट
किसी भी जोन को, किसी एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उससे SEZ सब जोन स्पेसिफाई इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे जोन में, ऐसे एरिया में अपना माल, अपना गुड्स बेचते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो SEZ सप्लाई में आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब इसको मैं एक यहाँ पर GST नंबर डाल के दिखाता हूँ SEZ का। तो अभी अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने नीचे GST नंबर डाला, ये दोनों मेरे जो है हाईलाइट हो गए फ्रेंड्स, ये खत्म हो गए, ये हाईलाइट हो गए। अब मैं जिसमें अगर ये डालना है तो नीचे में जो है जैसे मैंने नीचे जो है एक SEZ स्पेसिफाई इकोनॉमिक जोन का जो है GST नंबर डाला, ये दोनों हाईलाइट हो गए। अब आप जिस तरह भी इसको ट्रीटमेंट करना चाहते हो, विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट, आपने LUT भरा हुआ है, फंडिस करा हुआ है, नहीं भरा हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे फ्रेंड्स। मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, फंडिस कर देता हूँ, तो ये खत्म हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। फ्रेंड्स ये होता है GTA के अंडर में। अगर GTA अपनी GST R1 फाइल करता है फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज फ्रेंड्स। पहले यहाँ पर क्लिक करेगा और फिर यहाँ पर अपनी डिटेल फ्रेंड्स डाल देगा। ठीक, ये रिवर्स चार्ज का फ्रेंड्स होता है, इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर अपने सप्लाई रिवर्स, जैसे देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये आपके जो आपके CGST SGST है वो सब खत्म हो गए, क्योंकि रिवर्स चार्ज को फ्रेंड्स पॉइंट करता है। ठीक है, तो अगर आपके केस में आपको GT की सर्विस दे रहे हो, तो आप यहाँ पर सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज में क्लिक करोगे और अपनी डिटेल फिल कर दोगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई अट्रैक्टिंग IGST, कि अगर इसमें ये बहुत ही रेयर केस में होता है फ्रेंड्स, बहुत ही रेयर केस में होता है कि आप मतलब RCM की दे रहे हो, आप RCM की सर्विस दे रहे हो और वो उस पर IGST भी लग रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपका होगा फ्रेंड्स। उस केस में ये होगा फ्रेंड्स। देखिए यहां पर करने के बाद में ये नीचे वाले पॉइंट खुल गए फ्रेंड्स। और अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये जो है ये हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। 65% में आप अगर करोगे टैक्स को, तो यहाँ पर हो जाता है फ्रेंड्स ये। ठीक है, इसके बाद चलता है फ्रेंड्स मेन चीज हमारी, जो हमें यहाँ पर जनरली डाटा डालना पड़ता है। सबसे पहले फ्रेंड्स रिसिपिएंट GST नंबर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जिसका कोई बिल होगा, जिसको आपने सेल करा होगा, उसका यहाँ पर बिल का GST नंबर डाला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा रिसिपिएंट नेम, यहाँ पर इनवॉइस नंबर आएगा, यहाँ पर इनवॉइस की डेट आएगी, यहाँ पर आएगी टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पर आप पहले से सप्लाई करोगे सेलेक्ट फ्रेंड से। ठीक है, और यहाँ पर आपके लग जाएंगे नीचे टैक्सेस। तो मैं इसको आपको एक डाल के दिखा देता हूँ। इनवॉइस है, मैं इस इनवॉइस को पुट करके आपको वहाँ दिखा देता हूँ किस तरह होगा फ्रेंड्स। ये पार्टी का GST नंबर है, यहाँ से हम पार्टी का GST नंबर ले लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और जाएंगे अपने यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर पार्टी का GST नंबर डालेंगे, रिसिपिएंट का GST नंबर डालेंगे, यहाँ पर उसका नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद इनवॉइस नंबर, आपका इनवॉइस नंबर क्या है, तो इनवॉइस नंबर हम यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसको यहाँ से नंबर आ गया। इनवॉइस की डेट आपकी क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप इनवॉइस की डेट जो है डाल देंगे। ये केवल फ्रेंड्स एक मतलब आपको समझाने के पर्पज से बिल है, कोई मतलब रियल डाटा नहीं है फ्रेंड्स, ये केवल समझाने की वजह से। यहाँ पर इनवॉइस की वैल्यू आप देख लेंगे, टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है 1790। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जैसे GST नंबर डालोगे, ये स्टेट अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपको कितना % टैक्स लगा है, जैसे टैक्स लगा मेरा 9% 18% लगा है, तो मैं 18% वाले में यहाँ जाऊंगा और टैक्सेबल वैल्यू मैं यानी कि विदाउट GST वाली वैल्यू, बिल की वो वैल्यू जिस पर टैक्स नहीं लगा है, वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो ये है मेरा 1516 रुपये 94 पैसे, 1516 रुपये 94 पैसे। जैसे ही मैंने यहाँ डाला, मेरा ये टैक्स कैलकुलेट हो चुका है।
136.52 और ये देखिए 136 रुपये यहाँ पर ये उसमें लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा सेव फ्रेंड्स। इस तरह फ्रेंड्स मेरा एक बिल, अगर मैं बैक जाकर देखूंगा तो मेरा एक बिल जो है ये रिकॉर्ड में बिल को देखेंगे तो देखो ये एक बिल हमारा रिकॉर्ड में आ चुका है। इस तरह फ्रेंड्स हम डालेंगे अपने B2B बिल की डिटेल फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर बैक जाओगे तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि एक बिल जो है मेरा यहाँ पर जो है शो होने लगा फ्रेंड्स। सेकंड टेबल है, टेबल नंबर 5 है B2C लार्ज इनवॉइस। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो वे आपके इनवॉइस जो B2C लार्ज है। अब B2C लार्ज होते कौन से हैं फ्रेंड, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। B2C लार्ज वे इनवॉइस होते हैं जो आपने जिस बिल की वैल्यू कह रहा हूँ फ्रेंड्स, जिस बिल की वैल्यू 1 लाख या 1 लाख से एक्सीड ज्यादा हो चुकी है फ्रेंड्स, और वो बिल आपका अदर स्टेट में है, ठीक है, इंटर स्टेट में है, ठीक है, वो बिल B2C लार्ज में फॉल करते हैं। तो ऐसे बिल जो आपके 1 लाख से ज्यादा के हो और वे अदर स्टेट में हो और अनरजिस्टर्ड के हो, 3 कंडीशन होने चाहिए। अनरजिस्टर्ड, बिल की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा और वो अदर स्टेट में, तो ऐसा बिल आपका B2C लार्ज में काउंट होता है फ्रेंड्स। उसकी वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे। मैं एक आपको डाल के भी एक आपको रैंडमली दिखा भी देता हूँ डाल के। यहाँ पर जाएंगे ऐड रिकॉर्ड में, ठीक है, और आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे POS यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पर आपने सप्लाई करी है। जैसे कि मैं यूपी से हूँ, मैं दिल्ली का सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनवॉइस नंबर ले लेता हूँ, जो भी आपका इनवॉइस नंबर हो आप वो डालें, बिल की डेट डाल देता हूँ मैं, ठीक है, आपकी जो है आप वो डालें, और टोटल इनवॉइस वैल्यू जैसे कि मेरी वैल्यू है 1,20,000 रुपये, या मैं डाल देता हूँ 1,18,000 रुपये, ठीक है, मेरी बिल की वैल्यू है 1,18,000 रुपये। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1 लाख रुपये, ठीक है जी। तो मैं इसको डालूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये मेरा सेव हो गया है फ्रेंड्स। तो अभी आप वापस जाके देखोगे फ्रेंड्स, तो मेरी 2 टेबल में डाटा फिल हो चुका है। टेबल नंबर 4 जो आप रजिस्टर पर्सन को सेल कर रहे हैं, टेबल नंबर 5 B2C लार्ज यानी कि वो ऐसा बिल जो आपने अदर स्टेट में, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल करा हो जिस बिल की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। 2 हो गए फ्रेंड्स। तीसरी हमारी टेबल होती है फ्रेंड्स 6A यानी कि एक्सपोर्ट इनवॉइस। अभी मैंने आपको यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट दिखाया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये डीम्ड एक्सपोर्ट अलग होता है, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट होता है फ्रेंड्स अलग, ये इंडिया के अंदर ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये होता है एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया से बाहर, जो अगर आप माल को सप्लाई कर रहे हो, अपने माल को सेल कर रहे हो, तो वो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस में। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में आप यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे और जो भी आपकी बिल की वैल्यू होगी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, पोर्ट कोड आपको मिलेगा, वो पोर्ट कोड यहाँ डालना है। फिर आएगा शिपिंग बिल नंबर या बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर, वो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ डालना है, और टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर आता है आपका फ्रेंड्स ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये कब होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि LUT फर्निश किया है, तो आप अपने गुड्स को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर आपने LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्निश नहीं किया है फ्रेंड, उस कंडीशन में आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स गुड्स को सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाद में विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आप टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद में जितने भी परसेंट में आपका जो है माल एक्सपोर्ट हो रहा है, आप वो यहाँ पर डालोगे वैल्यू और यहाँ पर कर दोगे सेव। इस तरह आपका एक्सपोर्ट का इनवॉइस जो है यहाँ पर पुट हो जाएगा, सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स B2C अदर इनवॉइस। B2C अदर में कौन सा होता है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स
B2C लार्ज हो गया, आप B2B वाले बिल आ गए यहाँ पर आपके, जो आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो। ठीक है, B2C लार्ज सप्लाई हो गए, जो इंटर स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और जिनकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा हो गया। फिर इसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइस, जो आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस होते हैं वो आप यहाँ डालिएगा। अब B2C अदर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि B2C जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल कर रहे हो और जिनकी वैल्यू 1 लाख से कम है। ठीक है, वो आपकी सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में, अदर्स में हो, सब की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर भी आपको डाल के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर पैलेस ऑफ सप्लाई जो है आप देखोगे, आप कोई से भी देख सकते हो। जैसे कि मैं यूपी से हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश में आपको एक डाल के दिखा देता हूं। ये मेरा उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो गया। जैसे कि मेरी बिल की वैल्यू थी 11,800, ठीक है जी, ठीक है, और मैं टोटल बिल की वैल्यू, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू कह रहा है, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपये। ठीक है, और ये 18% का मेरा माल है, इस पे टैक्स कलेक्ट हो गया। अगर सेस लगता नहीं, अगर सेस वाली वैल्यू है तो टैक्स का भी कलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक मैं आपको अदर स्टेट वाला भी डाल के दिखा देता हूं कि अगर आप IGST किस तरह लेंगे फ्रेंड। तो अगर आप इंटर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं माल की, तो इंटर स्टेट को सप्लाई कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं दिल्ली में एक बार डाल के दिखा देता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू ले लेता हूँ मैं 10,000 रुपये, और यहाँ पर वही रेट 18%। अब यहाँ पर इसने जैसे ही मैंने अदर स्टेट सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर इसने IGST को काउंट कर लिया फ्रेंड्स। इस तरह फ्रेंड्स आप B2C अदर में अपने बिल की वैल्यू को जो है ऐड कर सकते हो। बैठ जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए दो मैंने यहाँ पर डाले हैं, एक CGST SGST वाला यानी कि सेम स्टेट वाला, एक अदर स्टेट वाला। 2 रिकॉर्ड मेरे यहाँ पर जो है सेव हो चुके हैं फ्रेंड्स। बैक चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल है फ्रेंड्स टेबल 8। टेबल 8A, 8B, 8C, 8D नील रेटेड सप्लाई फ्रेंड्स। ये बहुत ही कम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। टेबल 8 में फ्रेंड्स हम अपनी उस सप्लाई को रिकॉर्ड करेंगे जो आपने नील रेटेड सप्लाई करी हो, एग्जेम्प्टेड करी हो फ्रेंड्स, नॉन GST सप्लाई करी हो फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो अगर आपकी ऐसी कोई सप्लाई है, नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, अदर देन नील रेटेड और नॉन GST सप्लाई या नॉन GST सप्लाई है, जैसे कि नॉन GST सप्लाई आपका अगर कोई पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप की आपकी फ्रेंड्स जो है आपकी सप्लाई है, तो आप यहाँ पर उसको यहाँ पर डालोगे, नील रेटेड है यहाँ पर डाल दोगे, एग्जेम्प्टेड है आपकी यहाँ पर डाल दोगे। इसमें भी फ्रेंड 4 टेबल दी हुई है, तो मैं चारों को एक बार ब्रीफ वेरीफाई कर आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली टेबल में आप डालोगे इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि अगर आप अपने सेम स्टेट में, यानी कि जिस स्टेट में आपका GST नंबर रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट से आप गुड सप्लाई कर रहे हो, अगर उसी स्टेट में सेम स्टेट में एक रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि ऐसे सप्लायर को जिस पे GST नंबर है, उस पे अगर कोई आप नील रेटेड की, ठीक है, या आपकी नॉन GST सप्लाई या एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगी, इस फिगर में आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि मैं सपोज को यहाँ डाल देता हूँ कि मैं अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को करता हूँ, तो सपोज करो मेरी 500 रुपये है, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है जी, और मैं केवल ये सब कुछ आपको एक एग्जाम्पल है, कोई रियल डाटा नहीं, आपको एग्जाम्पल समझाने की वजह से कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड है अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हो फ्रेंड्स, यानी कि सेम स्टेट में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप यहाँ पर डालते हो, कोई नॉन नील रेटेड सप्लाई करते हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स। और अब जो ये पहली 2 टेबल है फ्रेंड्स, ये आपके सेम स्टेट के लिए है, और ये जो दूसरी नीचे की 2 टेबल है, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, ये आपके अदर स्टेट के लिए है कि अगर आप अदर स्टेट में कोई सप्लाई नील रेटेड की कर रहे हो। तो ये पहला है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप अपने स्टेट से बाहर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को नील रेटेड की सप्लाई कर रहे हो, तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर आप पुट करोगे। ठीक है,
और अगर आप अदर स्टेट में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पर आप सप्लाई करो। इस तरह फ्रेंड्स यहाँ पर जो है रिकॉर्ड डाले जाते हैं, तो इसको सेव कर। अब ये आपकी हमारे टेबल चार टेबल हम जो समझ चुके फ्रेंड्स, ये हमारे 4 टेबल हो चुकी है। अब टेबल नंबर 9 महत्वपूर्ण टेबल है, टेबल नंबर 9B। टेबल नंबर 9B होता है क्रेडिट और डेबिट नोट। आपके जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं तो वो आप यहाँ पर डालोगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसमें भी डाटा में रिकॉर्ड कर देता हूँ। ये फ्रेंड्स जो हमारा जो है टेबल खुल जाएगी। यहाँ पर जिस पार्टी के अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो वो यहाँ पर आप पुट करोगे, ठीक है। मैं इसको भी एक आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे एक ये बिल है, इसी को ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये बिल नंबर है, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम जिस पार्टी के अगेंस्ट हमने क्रेडिट नोट इशू करा है उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स। ये सारी आगे की डिटेल अपने आप ले लेगा। यहाँ पर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ हमने ऐसे रेंडमली डाल दिया है फ्रेंड्स। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डेट डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो है हम डाल देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर नोट टाइप, अब ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फ्रेंड्स, मैं क्रेडिट नोट किस लिए बता रहा हूँ। अच्छा, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट बनता है सेल के रिगार्डिंग फ्रेंड्स, और डेबिट नोट बनता है परचेज के रिगार्डिंग। लेकिन आप हमेशा वही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट डालेंगे फ्रेंड्स जो आप सेल में यूज करते हो फ्रेंड्स, सेल को कम करते हो अपनी, तभी यहाँ पे पुट करोगे। अगर परचेज के रिगार्डिंग आप डेबिट नोट और जो है क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर नहीं डालोगे फ्रेंड्स, ठीक है। और नोट की वैल्यू, यानी कि जितना भी आपका ये क्रेडिट नोट बना है उसकी वैल्यू, जैसे कि अभी हमने पीछे डाली थी, वो डाल देते हैं फ्रेंड्स। ये आ जाएगी हमारी 1790, ठीक है। ये POS यानी कि पैलेस ऑफ सप्लाई अपने आप सेट कर लेगा जीएसटी नंबर से। नीचे जाएंगे, जितने परसेंट पर आपका क्रेडिट नोट बना है आप उसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे, जैसे कि 1516.94, ठीक है। ये मैंने ये वाले डाल दी फ्रेंड्स वैल्यू, ठीक है जी। और इसको सेव कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमारी क्रेडिट नोट में भी एक वैल्यू, देखिए यहाँ पर जो है ये एक वैल्यू जो है यहाँ पर ये आ गई है फ्रेंड्स, एक वैल्यू जो हमारे पास में आ गई है फ्रेंड्स, ठीक है जी। ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर भी आ गई है। अब है ये क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन 9 कि अगर आप क्रेडिट नोट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू करते हो तो वो यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैं भी इसमें भी एक एग्जांपल डाल देता हूँ फ्रेंड, दिखा देता हूँ आपको। इसमें जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे। ऐड रिकॉर्ड में जाने के बाद में देखिए B2CL लाल है, ठीक है, विद पेमेंट है और ये विदाउट पेमेंट है। B2CL में हम जो यहाँ कर लेते हैं, डेबिट नोट नंबर लिख लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम ये डेट डाल देते हैं, जो भी आपकी डेट हो आप वो डालना। मैं केवल आपको ये उसके पर्पज से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर डालेंगे हम नोट की वैल्यू, जैसे हम डाल देते हैं 11,800। नोट टाइप क्रेडिट नोट डाल देते हैं। पैलेस हम डाल देते हैं दिल्ली, ठीक है जी। और यहाँ पर हम डाल देते हैं 18% में 10,000 रुपये, ठीक है। तो हमने जो भी अपना B2C लार्ज का इसमें जो ये बना, हमने जजमेंट एक रैंडमली फिगर केवल आपको दिखाने की वजह से, समझाने की वजह से डाल रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एक वैल्यू हमारी यहाँ पर B2C में ये क्रेडिट नोट में आ गई है फ्रेंड्स। क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक ही जो मैं आपको बताता हूँ, जो ये टेबल नंबर 9 है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये B2C लार्ज के अगेंस्ट में ही बनेगा फ्रेंड्स। अगर आप B2C लार्ज के अगेंस्ट में कोई जो है ये यहाँ पर वो कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट उसके रिगार्डिंग में ही बनेगा फ्रेंड्स ये, ठीक है जी। अब टेबल नंबर 9 आती है आपकी, सॉरी टेबल नंबर 11 आती है एडवांस टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट। यदि आप किसी सर्विस के लिए
ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, यदि आप किसी सर्विस के लिए एडवांस रिसीव्ड करते हो फ्रेंड्स किस भी मंथ में, तो आपको उस रिसीव्ड की हुई अमाउंट पर उसी मंथ में, जिस मंथ में आपने अमाउंट को रिसीव करा है, उसमें आपको एडवांस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो हम ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीवेबल ऑप्शन है, ये केवल सर्विस के केस में है। गुड्स के केस में अगर आपको एडवांस रिसीव होता है, उस केस में आप ऐसा नहीं करोगे फ्रेंड्स। तो अगर लेकिन अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आप कोई एक सर्विस प्रोवाइडर हो और आप एडवांस में जैसे कि अभी चल रहा है फरवरी मंथ फ्रेंड्स, और अगर फरवरी में आपने कोई सर्विस के रिगार्डिंग पैसे रिसीव कर लिए, ठीक है, और उसका बिल अभी आप नहीं इशू कर रहे हो, बिल करोगे नेक्स्ट मंथ में फ्रेंड्स, तो आप इस मंथ में फ्रेंड्स जितने भी अमाउंट को रिसीव करोगे उस मंथ उस अमाउंट पर टैक्स पे करोगे एडवांस में। कैसे करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स इस पे, ठीक है, यहां जाएंगे एड स्टेट वाइड टैक्स। एक चीज और फ्रेंड्स, जब हम एडवांस रिसीव करते हैं ना और टैक्स को पे करते हैं एडवांस रिसीव में, इसमें किसी पर्टिकुलर बिल पे या पर्टिकुलर जीएसटी नंबर पे नहीं करेंगे, ये स्टेट वाइज होता है फ्रेंड्स। यानी कि आपने यूपी से सपोज करो कि 2 बंदों से एडवांस करा है, या 1 बंदों से कराया है, या 3 सप्लायर से एडवांस रिसीव करा है, उनकी टोटल सम करने का जितना भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर फिगर पुट कर दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि मैंने यूपी से फ्रेंड्स, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैंने ये उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है, इंटरस्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, इंटरस्टेट आ गया फ्रेंड्स मेरा। और जितनी भी अमाउंट मैं सेलेक्ट करता हूं, सपोज करो मेरा 18% का कि अगर इसमें मैंने जो है ये एडवांस रिसीव करा है और वो वैल्यू है 50,000 रुपये, या मैं कर लेता हूं 2-2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मैंने ये रिसीव करा है, तो उसने CGST अपने आप कैलकुलेट कर ली और यहाँ पर सेव कर देंगे। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स एक बार फिर, जो हम एडवांस रिसीव के अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं वो स्टेट वाइज करते हैं। उसमें आपके एक या एक से अधिक कितने भी सप्लायर हो सकते हैं, जीएसटी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, आप उस सब की एक ही टोटल जितनी भी टोटल वैल्यू होगी उसको पुट करोगे, सेव करेंगे फ्रेंड्स, और हम बैक निकल जाएंगे। अब देखिए एक वैल्यू यहां पर हमारी आ चुकी है फ्रेंड्स, यहां पर देखोगे इस टैक्स एडवांस रिसीव में भी एक वैल्यू आ चुकी है। अब इसके अगेंस्ट में सेकंड जो आएगी हमारी 11B, वो आती है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। आपने फ्रेंड्स फरवरी मंथ में एडवांस रिसीव करा, उसके ऊपर आपने टैक्स जो है यहाँ पर पे कर दिया फ्रेंड्स, और बिल तो इशू करा नहीं। नेक्स्ट मंथ में जिस भी नेक्स्ट मंथ में फ्रेंड्स आपकी वर्किंग है, उससे नेक्स्ट मंथ में या जब भी उसको आप उस एडवांस के अगेंस्ट बिल काटोगे, ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपने टैक्स तो यहीं पर पे कर दिया है, ठीक है, टैक्स तो यहाँ पर पे कर दिया है, और जब आपका बिल बनेगा टैक्स उसमें भी लगेगा। जब उसमें टैक्स लगेगा तो फ्रेंड्स अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो टेबल नंबर 4 में आएगा, ठीक है, आप उसको टेबल नंबर 4 में बिल्कुल दिखाओगे। लेकिन जितना भी टेबल नंबर 4 में आप दिखाओगे उसकी वैल्यू को आप टेबल नंबर 11 में भी दिखाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। मान के चलते हैं कि इसमें क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, और यहां पर ऐड स्टेट वाइज में करते हैं, फिर पीओ सेलेक्ट करेंगे, और ठीक है, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था मैं उसका सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मान के चलिए कि मेरा उत्तर प्रदेश सेलेक्ट था, और मैंने यहां पर ये 2.5 लाख रुपए मैं दिखा देता हूं कि 2.5 लाख के बिल के मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। ये चीज ध्यान से रखना फ्रेंड्स, मैं जो ये फिगर दिखा रहा हूं केवल रैंडमली है, और जो आपको दिखा रहा हूं ये समझाने के पर्पज से दिखा रहा हूं। टैक्स का लायबिलिटी आप एक मंथ में करोगे, और एडवांस इसका जो एडजस्टमेंट है वो जब करोगे जब आपके बिल बनेंगे। मैं केवल आपको सेम मंथ में इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको ये चीज समझा सकूं। या मान के चलिए मैं 2.5 लाख नहीं, मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए का जो मेरा पिछला एडवांस था पिछले मंथ का, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर देखो ये एक हमारी फिगर जो है यहाँ पर आ चुकी है। एक चीज और फिगर है फ्रेंड, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा,
जितनी आप यहाँ पर अमाउंट डालोगे और वो रजिस्टर्ड पर्सन को है फ्रेंड्स, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर डाली हुई है। ऐसा मत कमेंट करना कि आपने ऊपर ये अमाउंट नहीं डाली है, मैंने केवल आपको ये समझाने के पर्पज से दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके केस में एडवांस का एडजस्टमेंट होता है तो आप यहाँ पर तो वैल्यू डालोगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पर भी बाकायदा उसको ऐड रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। जीएसटी नंबर डालोगे, जितने भी इनवॉइस आपके 2, 4, 6 सबको डालोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पुट करोगे। फिर जो टोटल आएगा उस टोटल को एडजस्ट करोगे टेबल नंबर 11 में फ्रेंड्स, ठीक है जी। चलते हैं टेबल नंबर 12 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेबल है, तो ये टेबल नंबर 12 आ गई फ्रेंड्स हमारी एचएसएन की। एचएसएन में फ्रेंड्स होते हैं दो पॉइंट, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई। यानी कि B2B सप्लाई फ्रेंड्स वे है कि आपके जो रजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल कर रहे हो वो B2B सप्लाई में आ गया, और जो B2C सप्लाई को कर रहे हो यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको ये एक, जैसे कि सपोज करो मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ, ऐसी रेंडरली मैंने डाला है, ठीक है। ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है जी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी ये क्वांटिटी में कितने में, मैं मान के चलता हूँ ये पीसेस में है, क्वांटिटी मान के चलता हूँ मेरी एक ही केवल, टैक्सेबल वैल्यू मान के चलता हूँ कि मेरी 5,000 रुपये है, ठीक है। और ये मेरी 18% में है, और ये IGST 0 है फ्रेंड्स, और इस पे टैक्सेबल वैल्यू लगी मेरी 900 और 900, ठीक है फ्रेंड। ये केवल एक समझाने के पर्पज से है फ्रेंड्स, ये कोई पर्सनल डाटा नहीं है, कोई ओरिजिनल डाटा नहीं है, केवल समझाने के पर्पज से है। एचएसएन में आप वही डालना जो आपकी एचएसएन समरी कह रही हो फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर इस तरह ऐड को रिकॉर्ड कर लेंगे और ये हमारा एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह अगर B2C में आपने सप्लाई करी है तो B2C भी फ्रेंड्स आप वैल्यू को रिकॉर्ड कर लोगे फ्रेंड्स। बैक चलते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर भी एक वैल्यू हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब टेबल नंबर 13 फॉल करती है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट इशू। आपने डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक इशू करोगे, तो इसमें जाएंगे फ्रेंड्स, ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे। मैं मान के चलता हूं कि मेरा 122 से लेकर और 125 तक कटे हैं, और टोटल नंबर हो गया आपके 4, 22, 23, 24, 25, और इसमें एक कैंसिल है। तो आपको ऐसे डालना है कि जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस मंथ में कहां से आपने बिल नंबर, इनवॉइस नंबर शुरू करे और कहां तक आपने बनाए फ्रेंड्स, टोटल बिल कितने हुए और उस पूरे मंथ में कितने बिल आपके कैंसिल है। अगर कैंसिल है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, बाकी ये अपने आप जो है रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। और नीचे जाके कर देंगे फ्रेंड्स इसको सेव, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें और भी है फ्रेंड्स, जैसे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले हैं, तो जिसमें आप फॉल कर सकते हो फ्रेंड्स, आप उसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि आप किस तरह इसमें रिकॉर्ड को सेव करोगे फ्रेंड्स। तो यहां जाएंगे, ये बैठ जाएंगे। अब आप देखोगे कि हमारे पास एक रिकॉर्ड इसमें भी सेव हो गया है, ठीक है। अब यहां पर आती है फ्रेंड्स सप्लाई मेड थ्रू EOC। EOC माने के ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फ्रेंड्स। तो ये टेबल नंबर 14 और 15 है, ये एक्चुअल में ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। मैं ब्रीफ में समझा देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। टेबल नंबर 14 में भी दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो अंडर सेक्शन 52 और अंडर सेक्शन 95 फ्रेंड्स। तो अंडर सेक्शन जो ये 52 है, इसमें वो अपने रिकॉर्ड को पहले तो टेबल नंबर 14 को बताता हूं। टेबल नंबर 14 में फ्रेंड्स वो यहाँ पर जो अपने रिकॉर्ड को पुट करेंगे जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म पर है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन पे अपने माल को सेल कर रहे हो। जैसे कि मैं अपने माल को अगर फ्लिपकार्ट पर या अमेजन पर या मीशो पर सेल करता हूं, तो मैं ई कॉमर्स सेलर हुआ और मैं अपनी वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आता है 52 फ्रेंड्स,
अंडर सेक्शन 52 होता है फ्रेंड्स, ये उनके लिए जो गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। अब गुड्स को कौन सप्लाई करते हैं, गुड्स कहाँ पर सप्लाई होता है, गुड्स सप्लाई होता है फ्रेंड्स अमेजन पर, मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, ऐसा मतलब जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर और सेलर है, तो वो 52 में जाएगा, एड रिकॉर्ड जाएगा और अपना जीएसटी नंबर डालेगा, ठीक है, और अपनी सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक चीज और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको डालनी है, यहाँ पर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का, ई कॉमर्स जो ऑपरेटर है, जैसे कि सपोज करो आपने मीशो पर सप्लाई करा, तो जो मीशो का जीएसटी नंबर होगा, ठीक है, मीशो का टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट करने वाला जो आपका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर पुट करोगे। फिर पूरे मंथ में आपने कितने बिल, सपोज करो यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं डलेगा, बिल वाइज नहीं डलेगी, बिल वाइज तो आप पूरे उसमें डालोगे। यहाँ पर तो आपको केवल वो वैल्यू डालनी है जो आपने पूरे महीने में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करी है, उसकी टोटल समरी यहाँ पर डालनी है। मान के चले कि आपने मीशो पर पूरे महीने में 10 बिल या 2 बिल सेलेक्ट करे हैं, तो 2 बिल की वैल्यू होगी 10,000 रुपए, तो यहाँ पर आप 10,000 डालोगे और उस पर जो टैक्स लग रहा है वो डालोगे, बिल वाइज डिटेल नहीं डालेगी फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ये बता देता हूँ। टेबल नंबर लायबल टू पे अंडर सेक्शन 95, अंडर सेक्शन 95 वाले फ्रेंड्स का कौन होते हैं, जो सर्विस सप्लाई करते हैं, और सर्विस में भी स्पेसिफाइड सर्विस है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इसमें भी स्पेसिफाइड सर्विस अगर कोई सप्लाई हो रही है तो वो यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। ऐड रिकॉर्ड करोगे और यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल के सप्लाई डालोगे और ये और अदर डिटेल सारे जो है फिल कर दोगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद अब टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 15 आती है फ्रेंड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, यानी कि ई कॉमर्स सेलर नहीं फ्रेंड्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे वो यहाँ पर अपनी वैल्यू को पुट करोगे फ्रेंड्स, ठीक है, कि उसने रजिस्टर्ड पर्सन से कितने लिए सेल करी वो लिया है, ये सब चीज एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। नेक्स्ट चलता है फ्रेंड्स, ये यहाँ तक जनरली यहाँ तक जो है जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए सारी टेबल फिल हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद ही फ्रेंड्स मैं आपको नीचे समझा देता हूँ, नीचे ये कुछ अमेंडमेंट की वो है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली है अमेंडमेंट B2B इनवॉइस 9 है B2B अमेंडमेंट। अब ये किसको फॉलो करता है फ्रेंड्स, ये 9A आपको करता है, देखो 4 टेबल नंबर 4 में अगर कोई आप डेटा डाल रहे हो फ्रेंड्स और उस बिल में कोई आप अमेंड करना चाहते हो तो उसको रिपोर्ट करोगे अमेंडमेंट B2B इनवॉइस 9A में फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर आप डालोगे, यहाँ पर इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और जैसे ही इनवॉइस सेलेक्ट करोगे अमेंड रिकॉर्ड में करोगे, ये सारा अमेंडमेंट में हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, एक चीज आपको बिल नंबर डाल के मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बिल नंबर है और मैं जैसे इस बिल को यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर अमेंड रिकॉर्ड में डाल देता हूँ, तो मेरे पास जो मैंने इनवॉइस यहाँ पर पुट करा है उसकी सारी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब इसमें मैं क्या अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, क्या बदलाव करना चाहता हूँ, जीएसटी नंबर बदलाव करना चाहता हूँ, इनवॉइस नंबर बदलाव करना चाहता हूँ, बिल की डेट बदलाव करना चाहता हूँ, ठीक है, या टैक्स या इनवॉइस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू बदलाव करना चाहता हूँ। तो जो भी आप इसमें अमेंड करना चाहते हो उस चीज को आप यहाँ पर अमेंड कर सकते हो फ्रेंड्स। बैक चलते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको करूँगा नहीं, बस आपको दिख रहा है। दूसरी टेबल यहाँ पर आ जाएगी अमेंडमेंट B2C लार्ज। अगर आपने B2C लार्ज में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो फ्रेंड तो यहाँ पर करोगे, बिल इनवॉइस नंबर डालोगे, इनवॉइस नंबर जैसे यहाँ पर आएगा नहीं है, अभी आएगा नहीं है क्योंकि B2C लार्ज है नहीं फ्रेंड्स। तो अगर आपने कोई B2C लार्ज में इनवॉइस काटा है, बनाया है, तो उस इनवॉइस को यहाँ पर अमेंड डालोगे फ्रेंड्स और यहाँ पर अमेंड कर दोगे फ्रेंड्स आप, ठीक है। तीसरी यहाँ पे इनवॉइस आती है एक्सपोर्ट। अब ये B2C लार्ज किसको फॉलो करेगा फ्रेंड्स, पहली टेबल में फ्रेंड्स 9A में अगर आप जो डाटा टेबल नंबर 4 में डाल रहे हो और उसमें अमेंडमेंट करना है तो आप रिकॉर्ड करोगे 9A को फ्रेंड्स,
ठीक है। और अगर आप B2C लार्ज टेबल नंबर 5 में कोई आप टेबल नंबर 5 में किसी डाटा में आप जो है उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो तो अमेंडमेंट कहाँ होगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 9A B2C लार्ज में फ्रेंड्स। अगर आपके केस में कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस में कोई जो आप अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आएगा 9A अमेंडमेंट इनवॉइस में, अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस में फ्रेंड्स। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट सप्लाई करी है और उसमें आप कोई अमेंडमेंट कोई बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर बिल नंबर दोगे और उसको अमेंड कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट टेबल समझ लेते हैं फ्रेंड्स, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अगर किसी आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में फ्रेंड्स जो है करना चाहते हो, जैसे कि 9B में आपने कोई जो है डाटा डाला है, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई क्रेडिट नोट इशू किया है, ठीक है, जिसकी एंट्री करी आपने टेबल 9B में, तो उसका जो है आप अमेंडमेंट करोगे 9C में फ्रेंड्स। यहाँ पर जाओगे, बिल की आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट की यहाँ पर क्रेडिट नोट डेबिट नोट नंबर दोगे और अमेंड कर दोगे फ्रेंड्स। फिर यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने क्रेडिट नोट इशू करा है तो यहाँ पर अमेंडमेंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट में यहाँ पर अनरजिस्टर्ड में आप अमेंडमेंट कर दोगे। फिर टेबल नंबर 10 है फ्रेंड्स, यदि आपने B2C लार्ज कौन सा, B2C अदर में, B2C अदर फ्रेंड्स ये, अगर इसमें कोई वैल्यू डाली है आपने और उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो तो उसका अमेंडमेंट होगा फ्रेंड टेबल नंबर 10, अमेंडमेंट B2C अदर में। ठीक है जी। टेबल नंबर 11A, अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। जैसे कि अभी मैंने आपको एडवांस रिसीव्ड वाला ऑप्शन बताया था, टेबल नंबर 11A, यहाँ पे आपने कोई एडवांस रिसीव कर लिया है, वो एडवांस रिसीव करने में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो तो इसका अमेंडमेंट होगा टेबल नंबर 11A, अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव में। आगे चलते हैं फ्रेंड, 11B, अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। ठीक है, यदि आपने कोई एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस ये वाले टेबल अगर इसमें कोई आपको गलती हुई है फ्रेंड्स तो इसका आप जो है ट्रीटमेंट करोगे, अमेंडमेंट करोगे इस वाले टेबल में। और ये दो फिर टेबल नंबर 14 और 15 ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम हुई है टेबल नंबर 14 में और 15 में तो इनका आप अमेंडमेंट करोगे फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने इस GST R1 की सभी टेबल को समझाने की कोशिश करी है। जब आपका सारा डेटा इसमें डल जाए आप जनरेट समरी करोगे फ्रेंड्स। ठीक है, और तो फ्रेंड्स ये एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको GST R1 के सभी टेबल को 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय, एक टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड्स। यदि आप हमसे हमारी पेड सर्विस कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी पेड सर्विस है फ्रेंड्स, GST रजिस्ट्रेशन जैसे GST रिटर्न फाइल करना, TDS रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अकाउंटिंग सर्विस, बैलेंस शीट बनाना फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ऑडिट फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी आपको हमारी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट, कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।